नमस्कार दोस्तों। ईरान, इजराइल और अमेरिका का वार अब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले मैंने बताया था कि ये युद्ध केवल मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है। पहली बार मिडिल ईस्ट से बाहर गया है, डियागो गार्सिया के अंदर अटैक किया गया और अब ब्रिटेन भी इस युद्ध के अंदर शामिल होने जा रहा है। अमेरिका को खुली छूट दी है कि आप हमारे इलाके में आकर बैठ जाओ और ईरान के ऊपर लगातार हमला करो। और उसके बाद से अमेरिका के ट्रंप चचा ने ईरान को 48 घंटे का आखिरी अल्टीमेटम दिया है कि अगर तुमने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से खाली नहीं किया, वहां जो जहाज फंसे हुए हैं उन्हें नहीं निकलने दिया, तो इतना जोरदार धमाका करेंगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं हो। और इधर ईरान भी नए प्रकार की धमकियां दे रहा है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही अभी हाल ही में लिटिल इंडिया के ऊपर भी अटैक कर दिया गया है ईरान की तरफ से, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अब तक अमेरिकी ताकत कहे जाने वाले F-35 को मारने वाला पहला देश बना है ईरान, तो उसने ऐसी कौन सी मिसाइल का उपयोग किया है जिससे F-35 को हवा के अंदर ही ध्वस्त कर दिया, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी जानकारी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी कुछ मिनट पहले खबर निकल के आई। खबर इस प्रकार की कि ट्रंप ने ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दिया केवल 48 घंटे का, और अगर 48 घंटे में ट्रंप की बात मान ली गई तो सब कुछ सही चल रहा है वैसे ही रहेगा, और अगर बात नहीं मानी तो अब बहुत भारी तरीके से तबाही होती दिखाई देगी, क्योंकि अब ट्रंप चचा ने पूरी तरीके से ईरान को घेरने का प्लान भी यहां पर बना दिया। ईरान पूरी तरीके से टूटने के बावजूद भी अब भी अमेरिका के सामने झुकने को रेडी नहीं है, क्योंकि ईरान बोलता है कि मेरी शर्तों पे ही ये युद्ध रुकने वाला है। आगे देखिए, ट्रंप ने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम सबसे पहले तुम्हारे पावर प्लांट को उड़ा देंगे। अब ईरान के अंदर कितने पावर प्लांट हैं वो भी आगे मैं आपको दिखाने वाली हूं, उन्हें तबाह कर देंगे। और ये धमकी कहां दी गई है? सोशल मीडिया ट्रूथ के ऊपर। जैसे आज भारत के अंदर एक्स चलाया जाता है ना, ट्विटर चलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका के अंदर एक सोशल मीडिया ऐप चलता है जिसका नाम है ट्रूथ। और उसी ट्रूथ के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह नए प्रकार की धमकी दी है कि हमारी बात नहीं मानने पर तुम्हारे पावर प्लांट एक भी नहीं बचेंगे। ऐसा जोरदार धमाका होगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इससे पहले 2 दिन पहले ट्रंप चचा ने यह बात भी बोली थी कि मुझे लगातार मारने की धमकियां मिल रही हैं, और अगर ईरान इस बात को सोच रहा है कि वो ट्रंप को मार देगा तो चाहे तुम भले ही मुझे मार देना, पर मुझे मारने के बाद में अमेरिका ऐसा हमला करेगा कि ईरान का नक्शा तक दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार की बातें तक निकल के आई हैं। और इधर ईरान बोल रहा है कि अगर तुमने किसी प्रकार का हमला किया तो फिर हम अमेरिका और इजराइल के जो भी वाटर प्लांट हैं उन्हें भी पूरी तरीके से उड़ा देंगे, और इसकी शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से करेंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट आया था। इस हॉर्मुज द्वीप, माफ कीजिएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में आपने कई बार सुन लिया है। मैंने कई बार आपको बताया है कि एक ऐसी सकरी पट्टी जहां से दुनिया भर के 20% जहाज निकलते हैं, जिसके किसके हैं? ऑयल और गैस के जहाज यहां से निकलते हैं। जितने भी खाड़ी देश आपको दिखाई दे रहे हैं, सब के सब खाड़ी देशों के जहाज कहां से निकलते हैं? यहीं से। और ये जहाज कहां जाते हैं? तो एशिया के अंदर जाते हैं। एशिया के अंदर सब टाइप जो है सप्लाई करने का काम करते हैं। मतलब दुनिया भर का एक ऐसा चौराहा जिसके ऊपर अभी ईरान ने पूरी निगरानी कर रखी है। अगर ये बंद होता है तो ईरान का जो सामान यहां से निकलता है, ईरान की जो एलपीजी यहां से निकलती है, ऑयल निकलता है, इसका काम भी यहां पर ठप हो जाएगा। ये बात ईरान बहुत अच्छी तरीके से समझता है। अब आप देखिए, अमेरिका के ट्रंप ने जो कहा है कि हम सबसे पहले ईरान के पावर प्लांट को उड़ाएंगे, तो ईरान के अंदर टोटल कितने प्लांट हैं और कौन से प्लांट को उड़ाने की धमकी यहां पर दी है, आप जरा इसको देखिएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है ईरान का मैप, और ईरान के मैप में आपको जो ये सारे निशान दिखाई दे रहे हैं ना, ये टोटल है 110। यानी पूरे ईरान के अंदर 110 गैस के बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। उनमें से 3 सबसे बड़े प्लांट हैं, जिनमें एक का नाम आता है शहीदी सलीमी। क्या नाम है? शहीद सलीमी प्लांट है, जो कि मजदरान प्रांत के अंदर स्थित है। ईरान का एक बहुत ही सुंदर प्रांत है जिसका नाम है मजदरान। इसी मजदरान प्रांत के यहाँ और कैस्पियन सागर के ठीक किनारे पर यहाँ पर ये स्थित है। दूसरी अगर हम बात करें तो शहीद रजाई की बात करें, वो तेहरान के उत्तर पूर्व इलाके में, यानी ईरान की राजधानी तेहरान से तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा बड़ा गैस पावर प्लांट यहां पर मौजूद है। और तीसरा आता है दमावद साइकिल पावर प्लांट, जो कि ईरान का सबसे बड़ा गैस प्लांट है।
इन तीनों को सबसे प्रमुख रूप से अमेरिका के ट्रंप चचा ने अपनी निगरानी में रख रखा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो सबसे पहले हम इन तीनों गैस प्लांट को उड़ा देंगे। और बाकी पूरा अगर ईरान की बात करें तो ईरान में 110 पावर प्लांट हैं, उनको भी पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे। ईरान ने बोला था कि तुम तो अटैक करके दिखाओ, और तुमने अटैक किया, और अगर हमारा एक भी गैस यहाँ पर पावर प्लांट टूटता हुआ दिखाई दिया तो फिर तुम्हारे पास में डिसिलेशन संयंत्र जो है, डिसिलेशन संयंत्र जो है, इसके ऊपर हमला कर देंगे। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि गैस का पावर प्लांट तो समझ में आ रहा है, ये डिसिलेशन संयंत्र क्या है? तो एक ऐसा संयंत्र है, एक ऐसा पावर प्लांट है जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका के जो सहयोगी देश है खाड़ी देश के अंदर, वो सारे क्या करते हैं, समुद्र के पानी को पीने लायक बनाते हैं। वो ऐसे प्लांट लगे हुए हैं जो समुद्र का पानी पीने लायक बनता है। तो बोलते हैं कि तुम हमारी बिजली गुल करोगे, हम तुम्हारा पानी भी नहीं पीने देंगे, तुम्हारे पानी भी नसीब नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार की धमकी ईरान ने दी है कि हम क्या करेंगे, इन समुद्री पानी को मीठा करने वाले जितने भी संयंत्र लगे हुए हैं उन्हें पूरी तरीके से फोड़ देंगे। इधर G7 देशों की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया में शांति कायम रखने के लिए अगर अब हमें एंट्री करना पड़े तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि बात अब ऑयल वार की हो गई है, गैस संयंत्र की हो गई है। क्योंकि लगातार ये सारे देश लड़ा रहे थे वो तो समझ में आ रहा था, पर अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की इकोनॉमी के ऊपर वार कर रहे हैं और लगातार ऐसे प्लांट के ऊपर हमला करने की धमकी दे रहे हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में संकट आता दिखाई देगा। और जब दुनिया में संकट आएगा उसके लिए हमें उतर के आना होगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट उनका आता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इनका स्टेटमेंट तो आ ही रहा था कि ईरान के राष्ट्रपति का कल रात को कॉल आता है। ईरान के राष्ट्रपति जिनका नाम है मसूद पज़ेश्कियान, इन्होंने किसको कॉल किया, पीएम मोदी को कॉल किया। और पीएम मोदी को कॉल करके उनसे आग्रह किया कि अब आपको युद्ध के अंदर इन्वॉल्व होना होगा। यह है भारत की ताकत। आप जरा देखिए कि भारत के लिए कहा गया है कि अब पीएम मोदी को इस युद्ध में इन्वॉल्व होना होगा और उन्हें बात करना पड़ेगा किससे, उन्हें बात करना पड़ेगा ब्रिक्स देशों से। और आप ब्रिक्स देशों से जाकर कहिए कि अब इस युद्ध को यहीं रुकवा दें, क्योंकि अगर यह युद्ध अब आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और खाड़ी देशों में किसी भी देश का नक्शा अब सही तरीके से नजर नहीं आएगा। और अगर ये सारे देश आपस में लड़ाते हैं तो थर्ड वर्ल्ड वार अब कहीं ना कहीं शुरू होता भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ब्रिक्स देशों को लगातार यही बोला जा रहा है कि आप बोलो कि युद्ध रुक जाए। दूसरी तरफ ब्रिक्स से तो आग्रह किया ही है, पीएम मोदी से तो आग्रह किया ही है ईरान ने। ईरान यहाँ तक कि खाड़ी देशों से भी आग्रह कर रहा है कि आपने अमेरिका को लाकर बिठा रखा है, आप इजराइल का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब सारी मुस्लिम कंट्री जितनी भी हैं उन सब को भी एक होने का समय आ गया है। अब हमें सिया और सुन्नी को लेकर नहीं लड़ाना चाहिए, बल्कि सबको एक हो जाना चाहिए। और जब हम सब एक हो जाएंगे तो दुश्मन किसी भी कीमत में हमको नहीं हरा सकता। इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया ही था ईरान ने कि कुछ मिनट बाद एक और नए प्रकार की खबर निकल के आ जाती है। और खबर इस प्रकार की रहती है कि ईरान ने अभी हाल ही में सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत के ऊपर 60 ड्रोन से हमला कर दिया। अब आप देखो, अभी 15 मिनट पहले यह स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब सब एक हो जाओ, और फिर कुछ समय बाद सऊदी अरब के अंदर अटैक कर दिया पूर्वी प्रांत के अंदर, वो पूर्वी प्रांत जिसकी वजह से आज पूरा सऊदी अरब चलता है। इसलिए मैंने बोला है क्योंकि यहाँ से तेल प्रोसेसिंग होती है, बहुत बड़ा तेल प्रोसेसिंग का प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं, बड़े बड़े टर्मिनल यहाँ पे बना रखे हैं जहां से गैस निकलता है, और उसी के ऊपर हमला करने के लिए इसने 60 पूरे के पूरे 60 ड्रोन को भेज दिया था। अब आप देखिए ईरान दोनों तरफ घूमने का काम यहाँ पर कर रहा है। सऊदी अरब पे तो हमला किया ही था, ईरान यहां तक नहीं रुक रहा है, ईरान ने अब इजराइल के ऊपर भी अटैक किया। और मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले आपके सामने बोला था कि इसने लिटिल इंडिया के ऊपर हमला किया। अब ये लिटिल इंडिया क्या है इसको भी आप जरा समझिए। ये आपको मैप दिखाई दे रहा है खाड़ी देश का, और खाड़ी देश में ये दोनों देश मेन हैं जो अभी लड़ा रहे हैं। एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये है ईरान, और एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये रहा इजराइल, है ना। इसे इजराइल के अंदर दो अच्छे शहर हैं, बहुत बढ़िया शहर हैं दो, जिनमें एक का नाम है डिमोना शहर और दूसरे का नाम है अराद शहर। इन दोनों शहरों के ऊपर धनाधन तरीके से क्या किया, मिसाइलें दाग दी। किसने? ईरान ने। जब ईरान ने मिसाइल दागी अराद के ऊपर तो वहां 88 लोग जो हैं पूरी तरीके से घायल हो गए और कुछ 2-4 लोगों की मौत भी हो गई। अराद के बाद इसने मिसाइलें छोड़ी डिमोना के ऊपर। ऐसा डिमोना स्थान, ऐसा डिमोना शहर जिसमें इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट है, यानी कि न्यूक्लियर सिस्टम पूरे के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा का पूरा इजराइल का कहाँ रखा हुआ है, यहीं पर डिमोना के अंदर।
और इसी डिमोना को लिटिल इंडिया कहा जाता है। लिटिल इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की जनसंख्या काफी हद तक इजराइल के इसी डिमोना शहर के अंदर निवास करती है। जहां आप जाओगे ना कभी घूमने के लिए, तो आपको इजरायली लोगों से ज्यादा भारतीय लोगों की दुकान सटी हुई नजर आएगी। एक लाइन में, एक कतार में कई सारी भारतीयों की दुकानें आपको दिखेगी। अच्छा, दुकानें तो आपको दिखेगी पर यहाँ पर आपको इजरायली लैंग्वेज से ज्यादा मराठी लैंग्वेज देखने को मिलेगी, और इसी वजह से इसे लिटिल इंडिया कहा जाता है। मतलब महाराष्ट्र के लोग कहाँ भी पहुंचे मराठी बोलना सिखाई देते हैं ना। तो यहाँ पर गए हुए हैं लोग जो क्या करते हैं, मराठी बोलते हैं, दुकानें भी चलाते हैं बहुत अच्छे से, और महाराष्ट्र की झलक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, और इसी वजह से लिटिल इंडिया इसे कहा गया है। और ईरान ने जो हमला किया है वो किया है लिटिल इंडिया के ऊपर। आगे आप देखिए, ये सारी चीजें चली रही थी कि ठीक है, ब्रिटेन वालों को बड़ा गुस्सा आ गया। ब्रिटेन के कीर स्टारमर को बहुत गुस्सा आ रहा है ईरान के ऊपर, और ईरान के ऊपर इतना गुस्सा आया कि इन्होंने अपनी परमाणु पनडुब्बी अमेरिका के सहायता के लिए भेज दी है। यानी कि अब तक आपने सुना होगा कि नाटो देश पूरी तरीके से पीछे हट चुके हैं, ट्रंप चचा का साथ ही नहीं दे रहे हैं। और कल ही ट्रंप चचा बोल रहा था, भाई साहब तुमने साथ नहीं दिया है ना, इतिहास हमेशा याद रखेगा, अमेरिका हमेशा याद रखेगा कि नाटो देशों ने मेरा साथ नहीं दिया था। और अब कीर स्टारमर लाइन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए नहीं कि ट्रंप चचा नाराज हो रहे हैं, इसीलिए कि पैसा बहुत मिल रहा था, वो रुक जाता अगर साथ नहीं देते तो। अब यहाँ पर पैसे वाली बात कहाँ आ गई, आप जरा पहले इन लाइनों को सुनिए। ईरान के साथ भयानक युद्ध लड़ने के लिए यूके ने अरब सागर में अपनी परमाणु पनडुब्बी भेज दी है, जो कि अमेरिका और इजराइल का जंग के अंदर साथ देने वाली है। ये परमाणु पनडुब्बी आ चुकी है, जिसके ऊपर परमाणु मिसाइलें लगी हुई है, परमाणु हथियार लगे हुए हैं, और टॉम हॉक क्रूज मिसाइल भी इसके ऊपर लगी हुई है। इसका नाम क्या है, HMS एनसोन। इसको अब पूरी तरीके से कहां भेज दिया गया है, इसको भेज दिया गया है अरब सागर के अंदर। कहां भेज दिया गया है, अरब सागर के अंदर इसको भेज दिया गया है। और इसके साथ ही ब्रिटेन वालों ने इस बात का भी अनाउंस कर दिया है कि अगर अब युद्ध बड़े स्तर पर जाता हुआ दिखाई देता है तो अमेरिका के सैनिक यहां से निकलकर यहाँ यानी कि हमारे क्षेत्र ब्रिटेन के अंदर आ सकते हैं। अब आप देखिए, अगर ये रहा ईरान और ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका यहां से यहां तक आए तो बड़ा खर्चा लगता है। इसीलिए ब्रिटेन वालों ने बोला कि अमेरिका के जितने भी सैनिक ब्रिटेन के अंदर आना चाहें, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर अमेरिका का एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है। अब तक वो यूज करने नहीं दे रहा है, पर अचानक से उसने बोल दिया है कि अमेरिकी सैनिक यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ आकर क्या कर सकते हैं, इसका पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। अब आपके माइंड में सवाल घूम रहा होगा कि इतने टाइम तक ये नहीं मान रहे थे यूके वाले, अचानक से कैसे मान गए, अचानक से क्यों बोल रहे हैं कि अमेरिकी सैनिक यहाँ आ सकते हैं। जरा याद करो कल का हमला, आप सभी को याद होगा, ईरान ने 2 मिसाइलें दागी थी डियागो गार्सिया के ऊपर। अब ये डियागो गार्सिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि भारत के दक्षिणतम भाग में है, और ईरान ने यहाँ से 2 मिसाइलें दागी। हालांकि यहाँ किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, पर ये डियागो गार्सिया है किसका, ब्रिटेन वालों का। हकीकत में तो मॉरिशस वालों का है, पर वर्तमान में इसका मालिकाना हक कौन जताता है, ब्रिटेन वाला। और अगर इसको ये तहस नहस कर देते, फोड़ देते, तो नुकसान किसका होता, ब्रिटेन वालों का, क्योंकि ब्रिटेन वालों ने इसको केवल लीज पर दे रखा है, रेंट पर दे रखा है अमेरिका वालों को। और इस पर जैसे ही हमला किया तो ब्रिटेन वालों को आ गया गुस्सा, और उन्होंने बोला अब तो ईरान को दबाना होगा, और इसके लिए ये दे दिया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है डियागो गार्सिया, ये रहा ईरान, और ईरान ने हमला किया था इस जगह, ये रही डियागो गार्सिया, है ना। इसको मैप में अगर हम थोड़ा जूम करें तो ऐसा दिखाई देगा, पूरा मिलिट्री शहर यहाँ पर बसा हुआ है, कई प्रकार के हथियार यहाँ पे हैं, भारी भरकम हथियार अमेरिका के यहाँ पर रखे हुए हैं। और अब ये हथियार निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहाँ के लिए, ईरान के लिए, क्योंकि पूरी तरीके से ईरान को घेरने की तैयारी कर रहा है कौन, ट्रंप चचा, क्योंकि 48 घंटे का टाइम दिया, कई प्रकार के युद्ध पोत तक ये मंगवा चुका है, तो युद्ध पोत भी निकल चुके हैं, वो भी आ रहे हैं, मतलब भारी तबाही की तैयारी चल रही है। इधर अगर हम बात करें कि ये घेरने की तैयारी कर रहे हैं और घेरते हुए ईरान के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर अमेरिका पहले से ही हार मान ले कि वो ईरान से नहीं जीत पाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे कई प्रकार के रीजन है, पर केवल एक रीजन सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अगर इजराइल और अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि वो ईरान को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, ये रहा ईरान, इसे पूरी तरीके से कवर करके अंदर घुस के लोगों को मारना शुरू कर देंगे, तो ये भूल जाए ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ईरान
और अफगानिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो लगभग सेम है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर भी अमेरिका नहीं जीत पाया तो ईरान के अंदर भी नहीं जीत सकता, क्योंकि यहाँ पे भी पहाड़ है, मिट्टी है, बहुत अजीब उबड़ खाबड़ वाले स्थान है, इसीलिए वो जीतना बड़ा मुश्किल है। अगर मान लो कि अमेरिका और इजराइल की सेना यहाँ अंदर घुस भी जाती है, फिर भी ईरान के पास में सुसाइड बॉम्बर मौजूद हैं। सुसाइड बॉम्बर क्या होता है? सुसाइड बॉम्बर मैंने बोला है ऐसे बॉम्बर जो कि ईरान के पास कई ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रॉक्सी वार लड़ने के लिए तैयार किए गए लड़ाके। आप सभी ने हूती का नाम सुना होगा, है ना, लेबनान के अंदर जो है उसका नाम सुना होगा, हिजबुल्ला का आपने नाम सुना होगा। ये क्या है? प्रॉक्सी वार करने के लिए ईरान के द्वारा तैयार किए गए बड़े बड़े संगठन हैं जो अलग अलग देशों के अंदर हमला करते हैं, जो ईरान के दुश्मन हैं उनके ऊपर जाकर ये हमला करते हैं। तो प्रॉक्सी वार के लिए जो संगठन रेडी कर रखे हैं उनमें एक एक व्यक्ति को हम सुसाइड बॉम्बर बोल सकते हैं। ये अचानक से क्या करेंगे? अमेरिका की सेना के अंदर घुस जाएंगे और फिर क्या बांध के लाएंगे? बम बांध के लाएंगे, बम फूटा और कई सारे सैनिक को एक साथ ले डूबेंगे। इसीलिए अमेरिका की सेना भी इस बात से डरती है और इसी बात से ईरान की सेना भी डरती है। तो आप जरा इस बात को यहाँ पर देखिए कि ये सुसाइड बॉम्बर ज्यादा है, इसलिए ग्राउंड युद्ध तो अमेरिका और इजराइल किसी कदम पर, किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते। इस बात को जितना जल्दी ये स्वीकार कर ले उतना ही सही रहने वाला है, नहीं तो बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। अब मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि F-35 को उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश बना है ईरान। जंग के टाइम में हमने भी उड़ाया था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भी F-35 को उड़ा दिया था, पर वो F-35 उस समय नहीं उड़ाया जब वो लड़ने के लिए जा रहा था, वो रखा हुआ था हैंगर के अंदर। वायुसेना का जो हैंगर है पाकिस्तान का, उन्होंने रख रखा था उसको और हमने कर दिया था हमला, जिसकी वजह से वो वहीं पड़ा पड़ा खत्म हो गया, वो अलग चीज है। पर ये क्या कर रहा था? जंग के अंदर शामिल था और ऊपर से क्या कर रहा था? मिसाइलें गिरा रहा था, लड़ाई कर रहा था। ईरान को आया गुस्सा और ईरान ने क्या किया? इसको खत्म कर देते हैं। और इसको खत्म करने के लिए किसका उपयोग किया? ये है ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है मजीद। मतलब अमेरिका के थर्ड सिस्टम से ज्यादा पावरफुल तो ये ईरान का मजीद आपको दिखाई दे रहा है। मजीद ने मिसाइल निकाली और एकदम से धमाका किया और उसको हवा के अंदर ही हिट कर दिया, जिसकी वजह से वो नीचे आकर गिर गया। हालांकि कुछ न्यूज के अकॉर्डिंग ये भी बताया जा रहा है कि F-35 पूरी तरीके से नहीं फूटा, वो क्षतिग्रस्त हुआ, उसकी वजह से उसकी सफल लैंडिंग करवा ली गई थी। बाकी उसके ऊपर कई दुनिया भर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि अमेरिका अपनी आधी से ज्यादा ताकत तो F-35 को बताता है, दुनिया भर के कई सारे देशों को बेचा भी है और ये भी दावा करता है कि दुनिया के किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार के अंदर तो पकड़ में ही नहीं आ सकता है, और जब पकड़ में नहीं आ सकता है तो यहाँ कैसे फोड़ दिया? तो वो भी एक सोचने वाली बात यहाँ पर दिखाई देती है। फिर मजीद भाई साहब ने कैसे यहाँ से मिसाइल निकाली और कैसे यहाँ पर फोड़ दिया? अब आगे आने वाले 48 घंटे में देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ युद्ध बढ़ता है, क्या अमेरिका ईरान को पूरी तरीके से घेर लेता है, या फिर कोई और ही यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है? क्या अब अमेरिका के साथ जो है भारत भी एंट्री करेगा, या फिर ईरान के जो राष्ट्रपति ने भारत से मदद मांगी है और बोला है कि ब्रिक्स देश को एक साथ आना चाहिए, युद्ध को खत्म करवाना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आज कुछ तोतले वर्ड भी मुझसे निकले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा छाले हो रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आज के दिन एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो पूरा देखने के लिए। और अगर आप जनरेटिव AI को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, एग्जाम नारी के नाम से आपको मिलेगा, उस पर जाके टैप कीजिएगा। ऐसा फॉर्म ओपन होगा, उसमें नाम, ईमेल ID, अपना फ़ोन नंबर, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो OTP आएंगे वो डालने हैं और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको डालना है नारी 100 का कोड। आप जैसे ये डालते हैं आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।